नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट भारत के सबसे एम्बिशियस फाइटर जेट प्रोग्राम एमका को लेकर है, जहां पर अभी मीडिया में ये खबरें चल रही थी कि एचएएल को इस प्रोग्राम से साइडलाइन किया जा रहा है और प्राइवेट कंपनी जैसे कि टाटा एडवांस सिस्टम, एल&टी और भारत फौज इस रेस में आगे चल रहे हैं। लेकिन अभी इस पर एचएएल की तरफ से ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन सामने आया है। एचएएल की तरफ से क्लियरली बोला गया है कि उन्हें डीआरडीओ की तरफ से ऐसा कोई भी फॉर्मल कम्युनिकेशन नहीं मिला है जिसमें उनकी रोल में कोई भी तरह का चेंज मेंशन किया गया हो। इस वजह से एचएएल ने मीडिया रिपोर्ट्स को अभी सिर्फ स्पेकुलेशन बताया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगले 3 महीने में डिसाइड किया जा सकता है कि कौन सी कंपनी या कंसोर्टियम एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के साथ मिलकर एमका के 5 प्रोटोटाइप्स को मैन्युफैक्चर करने वाली है। ये फेज बहुत ही क्रिटिकल होने वाला है क्योंकि यहीं से एमका का डिज़ाइन स्टेज खत्म होकर एक्चुअल प्रोटोटाइप बनाना स्टार्ट किया जा सकता है। एमका प्रोग्राम के लिए गवर्नमेंट की तरफ से अभी लगभग 15,000 करोड़ का बजट को एलोकेट किया गया, जिसमें 5 प्रोटोटाइप को मैन्युफैक्चर करके उनको टेस्ट किया जाएगा। अगर डेवलपमेंट और टेस्टिंग सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है तो इंडियन एयरफोर्स शुरुआत में से 120 एयरक्राफ्ट के लिए ऑर्डर को प्लेस करने वाली है, जिनको 2035 तक इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर करने का टारगेट रखा गया है। अभी जो एचएएल को साइडलाइन करने की बात सामने आई थी वो इस वजह से आया था क्योंकि अभी एमका की प्रोटोटाइप डेवलपमेंट के लिए 7 से 8 प्राइवेट सेक्टर कंसोर्टियम की तरफ से एडी के पास रिक्वेस्ट को सबमिट किया गया था, जिसमें एचएएल भी शामिल था। लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट ये कि चाहे किसी भी कंसोर्टियम को यहाँ पे सिलेक्ट किया जाएगा, वो सब अंत में एचएएल के अंडर ही काम करने वाले, यानी कि भले ही प्राइवेट प्लेयर एमका को मैन्युफैक्चर करने वाले, लेकिन उन पर निगरानी एचएएल की तरफ से किया जाने वाला है। कुल मिलाकर एचएएल का स्टैंड अभी ये है कि जब तक डीआरडीओ की तरफ से ऑफिशियली कुछ कंफर्मेशन नहीं दिया जाता है तब तक उनका रोल एमका प्रोग्राम में अनचेंज रहने वाला है। अब देखने वाली बात यह होगा कि फाइनल डिसीजन में कौन सी कंपनी या कौन सी कंसोर्टियम को भारत के इस ड्रीम फाइटर जेट को रियलिटी में बदलने का मौका मिलने वाला है। अगला अपडेट रशिया के 5th जनरेशन फाइटर जेट यानी Su-57 को लेकर है, लेकिन इस बार फोकस सिर्फ रशिया पर नहीं होने वाला है बल्कि अमेरिका के एक स्ट्रॉन्ग वार्निंग के ऊपर होने वाली है। दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट की तरफ से अफ्रीका के कंट्री अल्जीरिया को डायरेक्टली वार्न किया गया कि अगर वो रशिया का Su-57 स्टेल्थ फाइटर जेट को खरीदते हैं तो उनके ऊपर 60 के अंदर सैंक्शन को लगाया जा सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2025 में अल्जीरिया की तरफ से ऑफिशियली Su-57 का ऑर्डर कंफर्म किया गया था। इसके बाद यूनाइटेड स्टेट की स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से इस डील को प्रॉब्लमेटिक बताया गया था और सिग्नल दिया गया था कि अमेरिका आगे चल के 60 के अंदर इस पर एक्शन लेने की तैयारी कर रहा है। ये स्टेटमेंट मिडिल ईस्ट और अफ्रीकन मीडिया आउटलेट में ओपनली कोट किया गया था। डिफेंस सोर्सेज जैसे कि डिफेंस अरबिक और ग्लोबल डिफेंस कोर का एक कहना है कि Su-57 की डिलीवरी इसी साल के एंड तक स्टार्ट हो सकता है। अल्जीरियन पायलट्स अभी रशिया में ट्रेनिंग कर रहे हैं और अगर ये कंफर्म होता है तो अल्जीरिया दुनिया का पहला फॉरेन Su-57 ऑपरेटर बनने वाला है, जो रशिया के लिए एक सिंबॉलिक एक्सपोर्ट सक्सेस भी होने वाली है। लेकिन दोस्तों, यहाँ से ये इशू भारत के लिए भी इंटरेस्टिंग हो जाता है क्योंकि भारत भी रशिया का मेजर डिफेंस सिस्टम को ऑपरेट कर रहा है और अभी भारत को इमरजेंसी में 40 से 60 के आसपास 5th जनरेशन फाइटर जेट की जरूरत पड़ने वाली, जिसके लिए Su-57 को भारत कंसीडर कर रहा है। हिस्ट्री देखा जाए तो जब भारत ने S-400 सिस्टम की डील को फाइनलाइज किया था तब भी यूनाइटेड स्टेट की तरफ से लगातार भारत के ऊपर प्रेशर को बनाया गया था और काटसा सैंक्शन की धमकी दिया गया था, लेकिन एंड में भारत पर कोई सैंक्शन इम्पोज नहीं किया गया था और बाद में ऑफिशियल बिहेवियर को अनाउंस कर दिया गया था। इसका मेजर कारण इंडो पैसिफिक में भारत की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस और यूएस और भारत की डिफेंस पार्टनरशिप था, जिस वजह से यूनाइटेड स्टेट की तरफ से भारत के लिए फ्लेक्सिबिलिटी को दिखाया गया था। इसी वजह से बहुत सारे एनालिस्ट मानते हैं कि भारत के पास अल्जीरिया जैसी लिमिटेड लेवरेज नहीं है। भारत एक मेजर स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, जबकि अल्जीरिया लार्जली रशिया के डिफेंस इकोसिस्टम पर डिपेंड करता है और यूनाइटेड स्टेट के साथ उनका कोई डायरेक्टली स्ट्रेटेजिक इक्वेशन मौजूद नहीं है, जिस वजह से यूनाइटेड स्टेट इजीली उनके ऊपर सैंक्शंस को लगा सकता है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि काटसा एक्ट खत्म हो चुका है। ये लॉ अभी भी वहां पे फुली एक्टिव है और स्पेशली रशिया के डिफेंस सेक्टर के साथ सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन को रोकने के लिए इसको डिजाइन किया गया। तो Su-57 जैसे एक हाई प्रोफाइल स्टेल्थ फाइटर जेट का डील क्लियरली 60 के अंदर आ सकता है। अब भारत के केस में रशिया के साथ किए जाने वाले किसी भी डील के ऊपर सैंक्शंस को लगाना या सैंक्शन को लेकर डिसीजन लेना सिर्फ टेक्निकल या मिलिट्री लेवल तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि एक पॉलिटिकल और जियोपॉलिटिकल लेवल पर होने वाली है
और ये डिसीजन पिछली बार की S-400 डील की तरह ही होने की उम्मीद किया जा रहा है। कुल मिलाकर अल्जीरिया के केस भारत के लिए एक कॉशनरी एग्जाम्पल होने वाला है। ये क्लियरली दिखाता है कि अमेरिका अभी भी रशिया के एडवांस वेपन सिस्टम को खरीदने वालों को ओपनली कॉल आउट कर रहा है। लेकिन सवाल ये कि अगर फ्यूचर में भारत भी कभी ऐसा स्टेप लेता है तो क्या यूनाइटेड स्टेट फिर से फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएगा या फिर पॉलिटिकल क्लाइमेट इतना हार्ड हो चुका होगा कि सैंक्शंस को इम्पोज किया जाएगा। ये भी अभी एक डिबेटेबल टॉपिक बना हुआ है। आपको क्या लगता है कि अगर भारत आगे चलकर Su-57 को खरीदता है तो यूनाइटेड स्टेट भारत पर कटसाट को लागू करेगा या फिर नहीं करेगा? कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। अगला अपडेट भारत के मिसाइल प्रोग्राम को लेकर है और दोस्तों ये अपडेट काफ़ी बड़ी और फ्यूचर ओरिएंटेड होने वाली है। आप सभी को पता होगा कि DRDO की तरफ से अभी अपनी एक नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल पर काम किया जा रहा है जिसका नाम LRASHM है, जिसको लॉन्ग रेंज एंटीशिप मिसाइल कहा जाता है। अभी DRDO के चीफ डॉक्टर समीर V कामत ने खुद कंफर्म किया है कि इंडियन आर्मी की तरफ से अभी इस मिसाइल में इंटरेस्ट को दिखाया गया है और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह कि इसका लैंड अटैक वर्जन अभी डेवलपमेंट रोडमैप के अंदर शामिल कर दिया गया है। इसका मतलब ये है कि LRASHM मिसाइल सिर्फ इंडियन नेवी के लिए लिमिटेड नहीं रहने वाली है बल्कि एक ट्राई सर्विस स्ट्राइक वेपन के रूप में डेवलप किया जा रहा है। दोस्तों जब डॉक्टर कामत से पूछा गया कि LRASHM मिसाइल का अगर कंपैरिजन ब्रह्मोस के साथ किया जाए तो उनका आंसर काफी क्लियर था। उन्होंने बोला है कि LRASHM मिसाइल कैपेबिलिटी के मामले में ब्रह्मोस से काफी आगे होने वाला है। ये मिसाइल ज्यादा हाई स्पीड पर फ्लाई करने वाली है और इसका रेंज भी काफी ज्यादा होने वाला है। सिंपल शब्दों में बोला जाए तो ये मिसाइल ज़्यादा तेज होने वाला है, ज़्यादा दूर तक मार करने वाला है और एनिमी के डिफेंस सिस्टम के लिए इसको इंटरसेप्ट करने के लिए रिएक्शन टाइम बहुत ही कम होने वाला है। इसके अलावा DRDO इस मिसाइल को लैंड अटैक रोल के लिए भी इस्तेमाल करने वाला है। अभी ये वेरिएंट ईयरली डेवलपमेंट स्टेज में है लेकिन इंटेंट बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि एक ही मिसाइल प्लेटफॉर्म को भी ट्राई सर्विस के लिए डेवलप किया जाएगा जो कि बिल्कुल ब्रह्मोस की तरह होने वाला है। अब ऐसा होने से कहीं ना कहीं ये मिसाइल ब्रह्मोस मिसाइल का रिप्लेसमेंट की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ब्रह्मोस की भी एक हाइपरसोनिक वेरिएंट को डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा है लेकिन LRASHM मिसाइल अभी इस रेस में काफी आगे चल रहा है। इसकी एक एयर लॉन्च वर्जन को भी अभी डेवलप करने का प्लान किया जा रहा है लेकिन DRDO ने क्लियरली बोला है कि पहले इसकी लैंड बेस्ड और शिप लॉन्च वर्जन को डेवलप किया जाएगा, उसके बाद जाके फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ इसको इंटीग्रेट करने पर काम किया जाएगा क्योंकि हाई स्पीड और लॉन्ग रेंज मिसाइल्स को एयरक्राफ्ट से ओपनली लॉन्च करना या सेफली लॉन्च करना टेक्निकली काफ़ी कॉम्प्लेक्स होने वाला है। और एक और दिक्कत ये है कि ये मिसाइल काफ़ी बड़ा मिसाइल होने वाला है जो कि ब्रह्मोस से भी काफ़ी बड़ा है, जिस वजह से इसकी एयर लॉन्च वर्जन को डेवलप करना भी थोड़ा मुश्किल होने वाला है। अगला अपडेट रशिया के एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम और फाइटर जेट प्रोग्राम को लेकर है और दोस्तों ये अपडेट इनडायरेक्टली भारत की सिक्योरिटी के साथ जुड़ा हुआ है। रिसेंट टाइम में स्ट्रेटेजिक सर्कल के अंदर एक स्पेकुलेशन काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है कि रशिया अपने हाई एंड सिस्टम जैसे कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम और फ्यूचर के Su-57 जैसे फाइटर जेट में कहीं ना कहीं चाइनीज ओरिजिन माइक्रोचिप्स या MMIC का इस्तेमाल कर रहा है। ये थ्योरी तब और स्ट्रांग हुआ जब यूनाइटेड स्टेट की और वेस्टर्न सैंक्शंस के बाद रशिया पर सेमीकंडक्टर सप्लाई का प्रेशर बढ़ने लगा था। क्रिटिक्स का कहना था कि अगर चाइनीज ओरिजिन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम या कंपोनेंट रशियन वेपन के ब्रेन का हिस्सा बनते हैं तो इससे सिर्फ रिलायबिलिटी का इशू नहीं होने वाला है बल्कि सीरियस सिक्योरिटी रिस्क भी पैदा हो सकते हैं, खास करके उन कंट्रीज के लिए रिस्क बढ़ने वाला है जिनके साथ चाइना का नहीं बनता है। सबसे पहला कंसर्न साइबर सिक्योरिटी को लेकर हो सकता है। एनालिस्ट का मानना है कि अगर किसी भी हाई एंड एयर डिफेंस या फाइटर सिस्टम में चाइनीज चिप्स का इस्तेमाल किया गया हो तो थियोरेटिकली साइबर सिक्योरिटी, डाटा लीकेज या बैकडोर एक्सेस का रिस्क पैदा हो सकता है। इसका मतलब ये है कि ऑपरेशनल डाटा, रडार इन्फॉर्मेशन या फिर एंगेजमेंट लॉजिक जैसे सेंसिटिव इनपुट थर्ड पार्टी के पास जाने का खतरा बना होता है। दूसरा कंसर्न सप्लाई चेन रिलायबिलिटी होने वाली है। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स का सोर्स इनडायरेक्टली चाइना के साथ लिंक्ड होता है तो फ्यूचर में स्पेयर पार्ट डिले, इनकंसिस्टेंट क्वालिटी या फिर पॉलिटिकल प्रेशर जैसे इशू भी सामने आ सकते हैं। भारत के लिए जो अपनी एयर डिफेंस मॉडर्नाइजेशन में स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को प्रायोरिटी देता है तो ये सिनेरियो काफ़ी अनकंफर्टेबल होने वाला है। अब इस स्पेकुलेशन का एक डिप्लोमेटिक एंगल भी बना हुआ है। अगर रशियन फ्लैगशिप सिस्टम में चाइनीज इलेक्ट्रॉनिक्स का रोल कंफर्म होता है तो भारत और रशिया के डिफेंस ट्रस्ट के ऊपर सवाल खड़े हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों अभी रशिया की तरफ से इस नैरेटिव पर फुल स्टॉप लगाने की कोशिश किया गया है। रशियन ऑफिशियल और डिफेंस इंडस्ट्री सोर्सेस ने पब्लिकली क्लैरिफाई किया है कि
नेक्स्ट जनरेशन सिस्टम के लिए जो सेंसिटिव माइक्रोचिप्स का इस्तेमाल किया जा रहा है उन्हें फुली इंडिजिनस तरीके से डेवलप किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक SU-57 और S-500 जैसे सिस्टम्स के क्रिटिकल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को 2027 के आसपास रशिया में मैन्युफैक्चर किया जाने वाला है, लेकिन वर्तमान के लिए इनका सोर्स क्या है ये बात क्लियर नहीं हो पाया है। अब भारत के लिए एश्योरेंस काफी जरूरी है क्योंकि अभी भारत का S-400 सिस्टम एयर डिफेंस का क्रिटिकल पिलर बन चुका है और फ्यूचर में अगर 5th जनरेशन फाइटर जेट का ऑप्शन भी एक्सप्लोर किया जाता है तो सिक्योरिटी, सस्टेनमेंट और पॉलिटिकल रिलायबिलिटी जैसे कंडीशन डिसाइसिव फैक्टर होने वाले हैं। कुल मिलाकर दोस्तों, अगर रशिया अपने 2027 की टाइमलाइन को सक्सेसफुली अचीव कर लेता है तो चाइना चिप थ्रेट वाली थ्योरी धीरे धीरे कुछ दिन बाद फेड हो जाएगी। लेकिन अभी भारत के पास जो S-400 सिस्टम मौजूद है, क्या उनमें चाइनीज ऑरिजिन चिप्स का इस्तेमाल किया गया फिर नहीं किया गया, ये भी एक सवाल बना हुआ है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।